पेज 369 पे आए जी। कितने लोगों ने ये सवाल किया होमवर्क में और कितने लोग करना भूल गए? माशाल्लाह, शहजादे हैं सारे। मिस्टर जुल्फिकार है, सीनियर एग्जीक्यूटिव मिर्जा पेट्रोलियम, रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2009। तो मोहतरम ये जो सैलरीज वगैरह दी हुई हैं इनको 9 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे या 12 महीने से? 9 महीने से। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 19 years ऑफ डेडिकेटेड सर्विस, द डिटेल्स ऑफ जुल्फिकार इनकम आर गिवन बिलो। बेसिक सैलरी आ रही है मोहतरम, मेडिकल अलाउंस ही सिर्फ है और साथ रीइंबर्समेंट वगैरह कोई नहीं है। अब अगर रीइंबर्समेंट नहीं है तो फिर ऐसी सूरत में मेडिकल अलाउंस को कितना माफ कर देंगे? अप टू 10% ऑफ बेसिक। लेकिन सिर्फ मेडिकल अलाउंस है, लिख लें सिर्फ मेडिकल। तो आइसोलेशन में ही मैंने कहा था इसको पढ़ना नहीं है, नीचे से मिला के पढ़ना है, लेकिन नीचे कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ तो अब खाली मेडिकल अलाउंस वाला सिनेरियो है। तो ये 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक माफ हो जाएगा। पेज 369 पे हम यूटिलिटीज अलाउंस पूरा ऐड होगा इनकम में, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस पूरा ऐड होगा। अच्छा, मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड, ये मंथली है। मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो अब इससे क्या लग रहा है आपको कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया हुआ है या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लगा बंदा कैश दे रहा है? घर दिया हुआ है। तो ऐसी सूरत में हमने क्या करना था? 45% ऑफ बेसिक सैलरी और फेयर मार्केट रेंट विच एवर इज हायर। लेकिन यार इसमें देखें, जिस तरह सैलरी 9 महीने की पड़ी हुई है, जिस तरह सोल्यूशन में सैलरी 9 महीने की पड़ी हुई है, तो फिर फेयर मार्केट रेंट अगर मंथली है तो इसको भी 9 महीने पे लाना था ना। सेम विद सेम मैच हो सकता है ना। अगर सैलरी बेसिक सैलरी 9 महीने वाली पे 45% लगाया है तो फिर इसको भी 9 महीने वाला होना चाहिए। ओके, और ये तो आसान थी। टैक्स ऑफ 2 लाख इज टू बी बोर्न बाय एमपीएल। पूरा टैक्स बोर्न नहीं करा, 3 स्टेप वर्किंग की जरूरत नहीं है। मिसेज असलम वाले सवाल की तरह नहीं है, वो 2 लाख रुपया सिर्फ टैक्स बोर्न कर है। तो ये तो आपको पता है, सिंपल सी चीज है। ये पहले ऐड करेंगे जो टैक्स को बर्दाश्त करे और एंड पे लेस कर देंगे। ऐड इसलिए करेंगे ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बेनिफिट की वजह से, बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन की वजह से, और लेस इसलिए करेंगे इतना टैक्स ऑलरेडी हुकूमत के पास पहुंच चुका है। ये 4th रो में एक ही दफा जगह बना दें, फिर आप लोगों को एंड तक मसला होगा। मैं रोक रहा हूँ, जल्दी करें और आगे बस, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़े। यार इसमें ये बड़ा मजे का पॉइंट था। अच्छा, ग्रेचुटी तो हो जाएगी, लीव इट्स। ही इज रिसीविंग अ पेंशन ऑफ 50,000 पर मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज, जब से रिटायर हुआ है तब से पेंशन ले रहा है। मोहतरम रिटायर कब से हुआ है? 31 मार्च 9 को। अप्रैल मई जून, तो 3 महीने से पेंशन ले रहा है। एक बार याद रखिएगा, पेंशन के बारे में हमने पढ़ा था कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को माफ है, लेकिन अगर सवाल खामोश है तो एज्यूम करेंगे सिटीजन है। सिटीजन का मतलब है पाकिस्तान का आईडी कार्ड है, तो सवाल खामोश है तो एज्यूम करेंगे सिटीजन है। तो कितना ऐड हो जाएगा जी? 1,50,000। लेकिन फिलहाल एक और मसला है यहाँ पे, अगर इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट ना हो तो ये पेंशन माफ है। क्योंकि पेंशन के बारे में पढ़ा था कि हायर ऑफ छोड़ो, पेंशन के बारे में पढ़ा था कि सिटीजन ऑफ पाकिस्तान को माफ है। तो अगर इसके बारे में और कुछ नहीं लिखा हुआ पूरे सवाल में, तो फिर पेज नंबर 102 पे पॉइंट 8 की रोशनी में एनी पेंशन रिसीव्ड बाय सिटीजन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर शेल बी एग्जाम। तो पेंशन को माफ समझा जाएगा पेज नंबर 102 की रोशनी में। क्लियर? लेकिन यार यहां तक तो हम समझे थे पेंशन माफ है, लेकिन जब आगे सवाल में गए तो आगे सवाल में आपको एक और जगह भी पेंशन मिल रहा। जब आगे सवाल में गए तो आगे देखें ही इज ऑल्सो, तो एक और पेंशन मिल रही है 12,000 पर मंथ फ्रॉम अ मल्टीनेशनल कंपनी वेरी वर्क फ्रॉम 1975 टू 1990। अच्छा, ये तो हम खड़े हैं 2009 में और वहां वो काम करता रहे 1990 तक, तो उसको 1991 में भी पेंशन मिली होगी, 92 में भी। लेकिन फिलहाल हमारा जो साल है उस साल इसको उस ऑर्गेनाइजेशन से 12 महीने की पेंशन मिली होगी, पूरे साल की मिली होगी, या उस ऑर्गेनाइजेशन से भी 3, 4, 5 महीने की मिली? उस ऑर्गेनाइजेशन से तो 12 महीने की मिली होगी। तो इधर से कितनी पेंशन बन गई? 1,44,000। तो हमने पढ़ा था कि इफ अ पर्सन रिसीव मोर देन 1 पेंशन देन ओनली हायर एग्जेम्प्ट है। तो इसलिए ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी और ये वाली टैक्सेबल हो जाएगी। क्लियर? चलें जी आगे। बाकी उसने प्लॉट इनहेरिट किया है और वो बेच दिया था। प्लॉट का बेचना कहाँ जाता है हजरात? कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक में, लेकिन ये होल्डिंग पीरियड 4 साल से ज्यादा था, इसलिए गेन 0% था, 0 था गेन। ओके। अच्छा यार, ये जो घर वगैरह किराए पे दिए जाते हैं ना, इसमें 2 साल का किराया इसने पकड़ लिया है, इसमें ना एक्रूअल अकाउंटिंग चलती है, कैश अकाउंटिंग नहीं चलती। वो सैलरी के चैप्टर में ना कैश अकाउंटिंग चलती है।
एक्रूअल अकाउंटिंग ये होती है जितना अरसा घर किराए पे दिए रखा वो इनकम में डालो। कैश अकाउंटिंग ये होती है जितना किराया आ गया वो इनकम में डालो। सैलरी में तो हमने पढ़ा था रिसीव्ड बेस लगेगी, लेकिन प्रॉपर्टी के चैप्टर में कोई ऐसी बात नहीं पड़ी थी। इसलिए प्रॉपर्टी के चैप्टर में याद रखिएगा, अगर आपने घर किराए पे दिया और 3 साल का किराया आ गया तो आप इनकम में सिर्फ हमारे साल का किराया डालेंगे। तो आप देखें, किराया तो 2 साल का आया है, लेकिन 1 जनवरी अगर 9 से मैं गिनना शुरू करूं 30 जून 9 तक तो 6 महीने बनेंगे। इसलिए मुझे 2 साल के किराए से कुछ नहीं करना, मैं 1 लाख को पकड़ूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 महीने से, 6 लाख में से रिपेयर अलाउंस माइनस करूंगा एंड दैट विल बी माई इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। और अगेन मैं यही कहूंगा यार कि ये एडजस्टमेंट ना इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन वाली, इसके साथ इसने को मिला के नहीं दी हुई कि इस घर के लिए लोन लिया था जिसपे इंटरेस्ट पे किया है, तो इसलिए इसको डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे आपने माइनस कर लेना था। हाँ, अगर प्रॉपर्टी के खर्चों के साथ दिया हो ना कि इस घर की मद में ये खर्चे हैं, तो फिर आपको पता है इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे माइनस होता है या इनकम प्रॉपर्टी के अंदर ही माइनस हो जाता है? इनकम प्रॉपर्टी के अंदर माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट इसके साथ लिंक करके उसने नहीं दी हुई, बल्कि बीच में वैसी कोई और एडजस्टमेंट आ गई है। ये तो शेयर्स खरीदे हैं आपने, इट्स ओवर, पेंटिंग का लॉस माइनस करने की जरूरत नहीं। और कोई मसला नहीं था, पीछे रह गया सारा हो गया। अच्छा चलें जी। अच्छा यार, ये एक पॉइंट छोड़ा था, मेरा तो ख्याल था आप हजरात जो है वो आज घरों से टीचर के लिए फूल लेके आए होंगे। ये टीचर ने हमारी दुनिया की फिक्र की इतनी ज़्यादा कि आम हालात में 1 घंटे 10 मिनट पढ़ाया जाता है, लेकिन टीचर ने 20-25 मिनट की और सेक्रीफाइस दी कि हमारा न्यूमेरिकल डिस्कस हो जाए, हम पेपर में पास हो जाए। तो मैं तो आप लोगों से आज काफ़ी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन चलें। अच्छा जी, क्वेश्चन अगला निकालें, कौन सा वाला करना है? वो जो मिसेज असलम की बीवी, मिसेज असलम छोड़ें, असलम की बीवी वाला सवाल निकालें। इसमें ना यार ये पॉइंट थोड़ा सा ना एक ट्रिकी सा पॉइंट है, इसको ज़रा पहले मैं लॉ की प्रोविजन रिवाइज करवाऊंगा, फिर इस पॉइंट की तरफ आते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस की तरफ। अच्छा, वैसे ये न्यूमेरिकल आधे हो रहे हैं आपसे घर में? आधे जितना आई कैप यानी कि पास 50% हो रहे हैं, ज़बरदस्त है। ओके, पूरे के चक्कर में पड़ेंगे तो टेंशन होती है ज़रा बंदे को कि नहीं हो रहा, आई कैप तो पूरा एक्सपेक्ट भी नहीं करा। अच्छा, इनकम हम सैलरी के चैप्टर में अगर मैं दूसरा सफ़ा निकालूं और आप भी दूसरा सफ़ा निकालें और साथ वाला भी आज रिकॉर्ड तोड़ दे और दूसरा सफ़ा निकाले, पेज 82, ये जो अलाउंस होता है ना, अलाउंस, पेज 82, ये जो अलाउंस होता है ना, अलाउंस अगर आपके दफ्तर के कामों के लिए दिया गया और दफ्तर के कामों में खर्च हो जाए तो वो अलाउंस इनकम फ्रॉम सैलरी का पार्ट नहीं होता। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा ये पकड़ो 50,000 रुपये अलाउंस, एम्प्लॉय ने कहा ये तो आप मुझे नहीं देते थे, ये क्यों दे रहे हैं? यार वो इस महीने ना एक काम करके आना है आपने, आप चले जाओ कराची के अंदर, एक काम है वो दफ्तर का है, वो करके आ जाओ, ये 50,000 रुपये अलाउंस पकड़ो, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा कितना खर्चा जाने का हुआ, आने का हुआ, रहने का हुआ, बस 50,000 रुपये पकड़ो, ये मेरी तरफ से। तो कौन सा महीना चल रहा है? नवंबर का। 2 नवंबर को चले जाओ, 10 नवंबर को वापस आ जाना, बस ये 8 दिनों में तुम दफ्तर का काम करके कराची से वापस आ जाओ, 50,000 मेरी तरफ से रख लो, ये अलाउंस है। तो हमने कहा था ये अलाउंस तो उसके दफ्तर के कामों में खर्च हो गया। हाँ, 50,000 की बजाय अगर वो 45 खर्च कर दे वो उसकी किस्मत है, बच गया। हमने पूरे 50 को सैलरी में ऐड नहीं करना, क्योंकि ये अलाउंस जो है वो दफ्तर के कामों में खर्च हो गया। पहली बात मेरी मुकम्मल होगी। दूसरी बात, यार वो लेक्चर वगैरह कुछ किसी का रहता है तो ले लीजिएगा, आज शायद डिलीट कर देना कॉलेज वालों ने यूट्यूब से। अच्छा, दूसरा जो है वो अगली बात जरा और से सुन लें। दूसरा ये है मोहतरम कि ये ना अभी अभी प्रोविजन आई है लॉ में, जिस किसी के पास खुदा ना खासा पुरानी किताब है ना, तो आप उसमें देखेंगे ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, और वो बंदा भी मुझे आइडेंटिफाई करके दें जिसके पास पुरानी किताब है, अभी तक पता नहीं कौन से लॉ का पेपर देना चाह रहे हैं, कसम खाई हुई है पुरानी किताब नहीं चेंज करूंगा। एक्सप्लेनेशन, अच्छा एक्सप्लेनेशन जो छोटी छोटी आप लोग मसले करते हैं, फिर चैप्टर 19 में मसले आते हैं, ऐसे फिर 6 महीने रिस्क पे डाल रहे होते हैं, 2-3 जितने भी पैसे 800-900 नहीं खर्चेंगे। अच्छा यार अगली बात बड़ी गौर से सुननी है आपने कि जो तनख्वाह है ना, तनख्वाह में अगर आपको ऑफिशियल ड्यूटीज के लिए पैसे दिए जाएं और वो ऑफिशियल ड्यूटीज वाले पैसे हर महीने आपको दिए जा रहे हैं, तो वो फिर मैंने कहा था उनको आप सैलरी से एक्सक्लूड ना कीजिएगा, उनको फिर सैलरी में डाल आइएगा। अलाउंस विच इज पेड इन मंथली सैलरी और ऑन फिक्स्ड बेसिस और अ परसेंटेज ऑफ सैलरी। पेड इन मंथली सैलरी का मतलब ये नहीं कि बेसिक सैलरी में ऐड है, मंथली सैलरी जब आपको दी जाती है ना, जब भी आप महीने की तनख्वाह लेने आते हैं तो एम्प्लॉयर हर महीने ही दे देता है ये पकड़ो 5,000, फिर अगले महीने आप तनख्वाह लेने आते हैं ये पकड़ो 5,000 दफ्तर के कामों के लिए, फिर अगले महीने तनख्वाह लेने आते हैं फिर एम्प्लॉयर कहता है ये पकड़ो 5,000 दफ्तर के कामों के लिए। तो लॉ मेकर फिर कहता है यार दफ्तर के काम को आपको थोड़े बहुत कर भी लो तो मेरी तरफ से कोई मसला नहीं, मैं इस बस 5,000 को आज के बाद सैलरी में ही डाला करूंगा और आपकी इनकम में ऐड
लेकिन अगर कभी इस पेपर में मंथली ना लिखा हो, यानी फिक्स परसेंटेज ऑफ सैलरी ना लिखा हो, ये दो तीन लफ्ज सुन लें, हर महीने अगर अलाउंस मिले और फिक्स्ड बेस पे मिले कि हर महीने 5,000 पकड़ो, या फिर सैलरी की परसेंटेज लगा के हर महीने मिले, तो ये एक इंडिकेशन है कि ये अलाउंस फिर एम्प्लॉयर हर महीने दे रहा है। और जरूरी नहीं एम्प्लॉय हर महीने कोई दफ्तर की ड्यूटी परफॉर्म करता हो, इसलिए लॉ मेकर ने शायद सोचा और लॉ मेकर ने कहा यार इन अलाउंसेस को आपने सैलरी का पार्ट, असल में लोग ना इस प्रोविजन को मिस यूज कर रहे थे और ये करते थे कि एम्प्लॉय को ना हर महीने थोड़े थोड़े पैसे देते रहते थे इस नाम से कि यार ये पैसे रखो, ये दफ्तर के कामों के लिए। लॉ मेकर ने कहा यार ये इतने तो दफ्तर के कामों के लिए बाहर नहीं जाता, दफ्तर का काम के लिए तो एक ही दफा साल के अंदर नहीं जाता है, तो तुम क्या हर महीने इसको पैसे दिए हुए हैं। तो अगर हर महीने एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है, हर महीने एम्प्लॉय को ये अलाउंस मिल रहा हो, तो फिर मैंने कहा था आपने किस में डाल देना है, इनकम फ्रॉम सैलरी में डाल देना है। इस बुनियाद पे भाई ये पॉइंट जरा पढ़िएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफ 20,000 पर मंथ। अच्छा एक बात याद रखें, ये पेज नंबर वही मिसेस असलम वाला सवाल, पेज 375। एक बात याद रखिएगा, वैसे जो सवालों में ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह दिया होता है ना, ट्रैवलिंग अलाउंस, पता नहीं आपको सवाल मेरी नजर नहीं पड़ा, किसी सवालों में कहीं नजर मारे, किसी सवाल में ट्रैवलिंग अलाउंस ना वैसे भी आपको पता है सवालों में दिया होता है, कन्वेंस अलाउंस भी कभी दिया होता है। और ये देखें जैसे पेज नंबर 378 है, ट्रैवलिंग अलाउंस 11,500। इसमें तो हमने सोचना ही नहीं दफ्तर के काम के लिए है या नहीं, बस अलाउंसेस सारे सैलरी में ऐड करने हैं। इसलिए ट्रैवलिंग अलाउंस दिया हुआ है, ट्रैवल अलाउंस है, बस ठीक है सारा सैलरी में ऐड करो, बस सिंपल जाके लिख लें। ये पेज नंबर कौन से 378, टैक्सेबल ट्रैवलिंग अलाउंस, टैक्सेबल, बस ट्रैवलिंग अलाउंस तो टैक्सेबल है, अनलेस के सवाल कहते हैं ये किस काम के लिए, दफ्तर के काम के लिए। लेकिन अगर दफ्तर के काम वाला भी हर महीने दिया जा रहा हो तो वही सैलरी में ऐड करेंगे। ये मैं उधर से पढ़ा के लाया हूं, लेकिन ये तो ट्रैवलिंग अलाउंस के साथ कुछ लिखा भी नहीं हो दफ्तर का काम है या क्या है, इसको तो सोचना ही नहीं, ये तो अन्य आपने सैलरी में ऐड करना है। ट्रैवलिंग अलाउंस स्लैश कन्वेंस अलाउंस, और जो मर्जी अलाउंस दे दे आपको, आपने बस चुप करके सैलरी में ऐड किया जाना है, सिवाय मेडिकल अलाउंस के, उसके रूल आपको पता थोड़े लगे। अच्छा वापस आ जाए, अच्छा ये ट्रैवलिंग अलाउंसेस को दिया है 20,000, 60% वॉज स्पेंड इन परफॉर्मिंग। मोहतरम अब पर मंथ होने की वजह से ना हमारी वही मजबूरी आ गई है, वो जो आपको भी पढ़ाई है, अलाउंस विच इज पेड एज मंथली, वो अलाउंस जो मंथली दिया जा रहा है ना, चाहे वो दफ्तर के कामों के लिए क्यों ना हो। एनी अलाउंस solely expended in performing employees duty does not include an allowance which is paid in monthly salary। जो अलाउंस मंथली सैलरी के तौर पे दिया जा रहा है और एम्प्लॉयर कह रहा है ये दफ्तर के कामों के लिए, फिर भी आपने समझना है दफ्तर के कामों के लिए नहीं है। क्लियर? इस वजह से मोहतरम इस 60% को हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। क्यों? द रीजन इज कि 60% को भी तो सैलरी का पार्ट बनाने भी पड़े। ट्रैवलिंग अलाउंस के दो हिस्से कर रहे हैं ना, कुछ अलाउंस से तो इसकी जात को फायदा हो रहा है, कुछ दफ्तर के कामों में इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन हम क्या पढ़ाए हैं, जिससे इसकी जात को फायदा होता है वो कितने परसेंट है, 40% है 60% है, ये रफ्ता है। 60% पैसे तो 100 रुपया मिलता है, 60 रुपए तो दफ्तर के कामों में खर्च कराता है, 100 रुपए में से 60 रुपए तो दफ्तर के कामों में खर्च कराता है। घर कितना लेके जाता होगा? 40% तो सैलरी में ऐड होना ही होना है, क्योंकि ये तो इसकी जात को फायदा हो रहा है। सवाल ये था कि जब तक पिछले साल तक लॉ में ये प्रोविजन नहीं आई थी, हम 60% को माफ करते थे और सैलरी में ऐड नहीं करते थे। ये इस साल ये प्रोविजन आई है, जब इस साल ये प्रोविजन आई है तो आज से ऑनवर्ड्स मजबूरी हमें, अगर मंथली एम्प्लॉयर अलाउंस दे रहा है तो फिर सैलरी में ऐड करना पड़ेगा, उसको सैलरी में ऐड करना पड़ेगा। उसको जो एक्सक्लूजन बनी हुई थी ना, उसको एज एन एक्सक्लूजन ट्रीट नहीं करेंगे। अब आप कह रहे हो कि सर कोई ऐसा अलाउंस भी हमें दिखा दें जिस अलाउंस के अंदर जो है वो उसको इग्नोर करना हो, उसको इग्नोर करना हो। तो मोहतरम वो अलाउंस हमने देखा था जिसको इग्नोर करना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। यानी कि ये बात भी तो समझनी है ना, एक्सक्लूडिंग अलाउंसेस एक्सपेंडेड फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटीज, यानी ऑफिशियल ड्यूटी वाले अलाउंस को बोलें सैलरी में ऐड नहीं करना होता। तो सर इसकी कोई मिसाल है आपके पास, तो वो जरा निकाल के दिखाएं तो आज बात बने। पेज 124, पेज 124.3, आपने सवाल क्लास में किया हुआ है। A special allowance of 50,000 was paid to meet खर्चा for the performing official duty। अब लिखा हुआ है कि ये हर महीने दिया जा रहा है, बताएं, ये लिखा हुआ है हर महीने दिया जा रहा है। अच्छा ये लिखा हुआ है ये सैलरी की परसेंटेज लगा के हर महीने को दिया जा रहा है, फिक्स्ड बेस पे हर महीने दिया जा रहा है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कोई मंथली की बात है? एक ही दफा उसे कोई दफ्तर के काम करने भेजना पड़ा। तो मोहतरम इसका सोल्यूशन जो है वो आपकी नेक आंखों और मेरी गुनाहगार आंखों के सामने अगर आ जाए तो क्या ही आला बात हो जाए, इसका सोल्यूशन गायब हो चुका है, पता नहीं। तो इसका सोल्यूशन हमने व्हाइट बोर्ड पे किया था, मुझे याद है, पता नहीं क्यों गायब कर दिया गया। ओ यार ये जबरदस्त है, छिक के रखा हुआ है काम को, सारी चीजें आपने संभाल के रखी हुई हैं, एक्सीलेंट यार, ये जज्बा होना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन देखें, स्पेशल अलाउंस फॉर परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी हमने ऐड नहीं किया था, क्योंकि इसके साथ ना मंथली का, फिक्स्ड बेसिस का, इस तरह का कोई लफ्ज नहीं आ रहा था। तो बात तो वही बनी आ जाके फिर कि अगर अलाउंस जो है वो हर महीने दिया जा रहा हो दफ्तर के काम के लिए, उसको सैलरी में ऐड करेंगे। और ये हर महीने वाला नहीं था, ये वन टाइम टाइप था,
क्योंकि सवाल में पर मंथली नहीं लिखा हो ना, तो वन टाइम टाइप है, एक दफा दिया गया है, तो इसलिए इसको हमने मोहतरम सैलरी में ऐड नहीं किया था। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। इससे ज्यादा इस पे तकरीर की तो इमरान खान में आ जाना अपनी तकरीर करने। ओके ओके यार अबू बकर, वो 2 दिन जो है ना माशाल्लाह बच्चों ने काफी पढ़ा, तो आज 1 घंटा 10 मिनट रखना, ठीक है। बच्चे माशाल्लाह खुश आज बैठे हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। न्यूमेरिकल भी डिस्कस हो गए, बड़ा जबरदस्त आप लोगों का रिस्पांस आया है, मैं बड़ा अप्रिशिएट किया आप लोगों ने। अच्छा जी मोहतरम, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में और जी थे इनकम हम बिजनेस में आ जाएं। आपको पता है अमोर्टाइजेशन का क्या होती है? और जान दे यार, ना दे को इंटेंजिबल्स का पता है? आपको पता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर अमोर्टाइज होते हैं? आपको पता है अगर लाइफ ना बताओ तो 25 साल पे डिवाइड होता है? आपको पता है तुझे अगर जो है वो लाइफ 7.3 ईयर दी हो तो 7 ईयर ली जाती है? और भाई तुझे कोई पता है कि गेन ऑन डिस्पोजल या गेन ऑन जो है वो लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे निकलता है? आपको पता है तुझे फार्मूलों का इंटेंजिबल की डेफिनेशन आती है? तुझे पता है कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल जो है वो एक्वायर भी किया जाता है और इंटरनली जनरेट भी किया जाता है, तुझे भी पता है। आपको पता है गुडविल इंटेंजिबल में नहीं डालनी, आपको ये पता है अकाउंटिंग एडजस्टमेंट की वजह से कोई चीज आगे इंटेंजिबल में नहीं डालनी, आपको पता है दलदल इंटेंजिबल में नहीं डालनी, आपको पता है डेप्रिशिएबल एसेट इंटेंजिबल में नहीं डालना। आपको पता है ये चीजें? पता है? आपको पता है जिस टी अकाउंट का साल का टोटल 2.5 लाख से ज्यादा हो उसको अलार्मिंग अकाउंट कहते हैं। आपको पता है उसके अंदर वाला खर्चा अगर 25,000 के अंदर हो तो कैश में पे कर सकते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी और बाकी सारे खर्चे, मिसाल के तौर पे पोस्टेज का खर्चा, यूटिलिटी का खर्चा, ये जैसे मर्जी हो कैश में पे कर सकते हैं। आपको पता है कोई चीजें? ओके अच्छा यार, ये एग्जाम्पल 5 है आसान सी, एग्जाम्पल 6 पेज 142। मिस्टर 7 हैज परचेज्ड अ सॉफ्टवेयर, सारी एनर्जी तो सुबह सुबह इस्तेमाल होगी। मिस्टर 7 हैज परचेज्ड अ सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग रुपीज 3 लाख। ये किताबें दिखाएं अपनी किताबें, ये क्यों नहीं अंडरलाइन नहीं किया हुआ, हाईलाइट नहीं किया हुआ? ये दिखाएं किताबें दिखाएं अपनी, किताबें दिखाएं। ये क्यों नहीं पढ़ा नहीं हुआ घर से? कोई अंडरलाइन नहीं, कोई हाईलाइट नहीं जी। जिसने नहीं किया मैं उनसे कह रहा हूँ जी, नहीं पढ़ा, कल का लेक्चर नहीं लिया, ठीक है? कोई अंडरलाइन हाईलाइट जी? ओहो, ये तो किसी और की किताब ले आया, तो इतना भी नहीं पढ़ाया मैंने। भाई जो लोग इस चक्कर में बैठे ना कैफ के प्रेसिडेंट आके कहेगा ये लो यार तुम्हारा कैफ 2 पास हो गया, जीव लोग हैं क्लास में। मिस्टर 7 हैज परचेज्ड अ सॉफ्टवेयर कॉस्टिंग रुपीज 3 लाख ऑन जुकैम मार्च 2013। देखें मेबू 7 अप पी रहे थे, नाम रख दिया 7 अप। ओके, इट्स लाइफ इज 6 years, इट इज यूज्ड, ओ तेरी खैर, इट इज यूज्ड 60% इन बिजनेस। कैलकुलेट अमोर्टाइजेशन फॉर फर्स्ट। वैसे तो कितने साल अमोर्टाइज होगा? 6 साल, लेकिन फिलहाल हमारे से सवाल में सिर्फ कितने साल की मांग रहे हैं? 3 साल की अमोर्टाइजेशन। 30 में 13 पे खड़े होकर निकालेंगे ना पहली दफा, टैक्स ईयर 2013 की, पता है ना यार? अच्छा जी, अब आप मुझे ये बता दें कि ये कैलकुलेटर पकड़े ना, कैलकुलेटर पकड़े। कॉस्ट बोले 3 लाख डिवाइडेड बाय 6। अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं आप 60% से। 1 मिनट, 3 लाख को अगर 6 से डिवाइड करें तो कितने अरसे की अमोर्टाइजेशन आएगी? 1 साल की। ये एसेट सारा बिजनेस में इस्तेमाल हुआ या 60% बिजनेस में इस्तेमाल हुआ? आपका क्या ख्याल है? टैक्स वाले इसकी सारे डिडक्शन माइनस करने देंगे या जितना बिजनेस में इस्तेमाल हुआ, जितना बिजनेस में इस्तेमाल हुआ उतना डिडक्शन माइनस कर देंगे? लेकिन यार एक और चीज कल पड़ी थी कि खरीदने के साल में जितने महीने इस्तेमाल हुआ उतने महीने डेप्रिशिएट नहीं करना, बल्कि जितने दिन इस्तेमाल हुआ उतने दिन डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज करना है। डेप्रिसिएशन मेरे मुंह से निकल जाते हैं, कोई मसला नहीं। अमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन किसके लिए यूज होता है? कल बात हुई थी। तो मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, 122 दिन बने। तो 122 दिन जो है ना हमारा इनटेंजिबल इस्तेमाल हुआ है 365 दिनों में से। तो बता दें जी क्या जवाब आ गया? 10027। जरा खुला के इस कैलकुलेशन को मैं नीट करके दोबारा करूं आपके सामने। 3 लाख क्या है? कॉस्ट। तो लाइफ कितने साल है? अगर मैं 3 लाख को डिवाइड करूंगा तो कितने सालों की अमोर्टाइजेशन आएगी? 1 साल की। अच्छा, इसको 60% से पता है मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा? इसको 60% से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फिर 60% का मतलब है बिजनेस वाली डेप्रिसिएशन ये है। लेकिन एक और मसला है, ये पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ। तो पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ, इस वजह से साल में कितने दिन है? मैंने कहा था अकाउंटिंग वाले टीचर करवाते थे इंटू 4/12, 12 में से 4 महीने इस्तेमाल हुआ। लेकिन हमने टैक्स में इस तरह नहीं करना, इंटू 122 डिवाइडेड बाय 360। तो ये तरीका अमोर्टाइजेशन का। आज हम कैसे एसेट की बात करने लगे हैं जो पार्टली बिजनेस और पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा है? बोले पार्टली बिजनेस और पार्टली प्राइवेट। बाकी 40% सॉफ्टवेयर का क्या यूजेज होगी? घर में बैठ के इसका बेटा गेम में खेलता होगा,
अब्बू के साथ गेम में, सॉरी 30 जून 2014, 3 लाख डिवाइडेड बाय 6। अच्छा यार, अगले साल ये मसला तो नहीं होगा कि पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुआ, ये वाला मसला तो नहीं कि अगले साल भी मार्च से इस्तेमाल हुआ, अगले साल तो पूरा साल इस्तेमाल हुआ। हाँ, लेकिन ये मसला तो होगा कि अगले साल भी बिजनेस में 60% यूज हुआ, तो कितनी अमोर्टाइजेशन माइनस करने की इजाजत मिलेगी? 30,000। और जब 30/15 का साल आएगा तो भी सेम उसी तरह 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 इंटू 60% इज इक्वल टू 30,000। क्लियर? तो एक पॉइंट हमारा रह गया था 0.5, वो पढ़ लेते हैं। 0.5 वेयर इंटेंजिबल इज यूज्ड पार्टली इन डिराइविंग इनकम फ्रॉम and partly for where intangible is partly used in business 60% and partly for another use जैसे personal purpose। the amortization will be allowed on proportionate base। amortization कैसे माइनस करेंगे? सारी माइनस करेंगे या प्रोपोर्शनेट करके, तकसीम करके? अच्छा यार, कल ये 9A रह गया था, वैसे तो 9A की ना 2 पार्ट कर लें, पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 पार्ट 2। अच्छा यार, आप लोगों ने माशाल्लाह अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, तो WDV क्या होती है? कॉस्ट में से ज्यादा सारे सालों की डेप्रिसिएशन माइनस कर दें, यानी जितने भी साल एसेट इस्तेमाल हुआ उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सारे सालों की डेप्रिसिएशन इकट्ठी करके माइनस कर दें कॉस्ट में से। दैट इज कॉल्ड एज WDV, दैट इज कॉल्ड एज WDV। तो WDV कैसे निकलती है वो आपको बता रहे हैं। अच्छा, WDV निकालने की जरूरत कब आती है? ये WDV निकालने की जरूरत ना डेप्रिसिएशन के वक्त नहीं आती, क्योंकि मेथड स्ट्रेट लाइन है, आप कॉस्ट पे डेप्रिशिएट करते हैं। WDV निकालने की जरूरत आती है बेचने के वक्त, क्योंकि बेचने के वक्त आपने कंसिडरेशन में से WDV को क्या करना होता है? माइनस करना होता है, इसलिए बेचने के वक्त WDV पता होनी चाहिए। तो WDV निकालने का तरीका क्या है और किस वक्त WDV निकालने की जरूरत है? तो WDV निकालने की जरूरत होती है एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। तो WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। Where the asset is wholly used for business, ये मैं बताता हूँ क्यों लिखा हुआ है। The cost, the less total amortization। टोटल अमोर्टाइजेशन को क्या कह सकते हैं वैसे? अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, सारे सालों की अमोर्टाइजेशन। कॉस्ट लेस अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, टोटल अमोर्टाइजेशन डिडक्शंस अलाउड, यानी जो भी अमोर्टाइजेशन आपको माइनस करने की इजाजत है टू द बिजनेसमैन ऑन इंटेंजिबल। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ WDV? इट इज वेरी सिंपल, कॉस्ट माइनस टोटल अमोर्टाइजेशन। अच्छा, ये जो है ना, ये हमने यहाँ पे कल निकाला था, किधर है? ये निकाला हुआ, शुक्र है। एग्जाम्पल 5, कॉस्ट माइनस अकमुलेटेड। लेकिन एक मजे की बात सुने, ये थी कॉन्टिन्यूइंग फ्रॉम एग्जाम्पल 4, और एग्जाम्पल 4 में कहीं नहीं लिखा हुआ था ये एसेट पार्टली बिजनेस पार्टली पर्सनल के लिए यूज हो रहा है। मैंने डेटा एग्जाम्पल 4 और 6 का सेम रखा हुआ है, जरा नोट करें। यकम मार्च 13, यकम मार्च 13, 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। इन दोनों एग्जाम्पल्स में फर्क क्या है? इधर एसेट 60% बिजनेस में यूज हो रहा है, इधर सारा बिजनेस में यूज हो रहा है। क्लियर? तो जब सारा एसेट बिजनेस में यूज हो रहा हो तो वेयर द एसेट इज होली यूज्ड फॉर बिजनेस, तो ये असल में बनी है एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5। तो हमने WDV कैसे निकाली है? जरा नीचे एग्जांपल 5 में नजर मार के आए, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन। क्लियर? अच्छा, अब यार एग्जांपल 7 खोलें। एग्जाम्पल 7, कंसिडरेशन में से कॉस्ट माइनस होती है इस टॉपिक में, या कंसिडरेशन में से WDV? कैपिटल गेन के चैप्टर में तो कंसिडरेशन में से क्या माइनस होती थी? कॉस्ट। लेकिन इधर कंसिडरेशन में से क्या माइनस होगी? WDV माइनस होगी। इस वजह से कि ये एसेट्स ऐसे हैं जो डेप्रीशिएट होते हैं, और वो जो कैपिटल एसेट्स शेयर्स वगैरह थे वो डेप्रीशिएट नहीं होते। अच्छा, अगली एग्जाम्पल पढ़ें जी, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 क्या फरमाती है जी? ये सॉफ्टवेयर आपने किस साल बेच दिया है? यकम सितंबर 15 में। किसी को याद है कि यकम सितंबर 15 पहली क्लास में पढ़ाया था? टैक्स ईयर 16 बनता है, आपको पता है 15 तक हम अमोर्टाइज कर चुके हैं। आपको एक बात याद है कि बेचने के साल में अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं होती। कल आपने अपने घर में किसी को ये बात बोलते हुए सुने घर में कोई बंदा आया था यूट्यूब में, वो बोल रहा था कि बेचने के साल में अमोर्टाइजेशन चार्ज करने की इजाजत नहीं है, तो इसलिए इस एसेट को बेचने के साल में अमोर्टाइज, तो बेचने के साल में सिर्फ क्या निकालेंगे? गेन या लॉस। बेचने के साल में गेन या लॉस निकालेंगे। अच्छा, गेन लॉस निकालने का क्या तरीका है? कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, ये कंसिडरेशन माइनस WDV, कंसिडरेशन माइनस W। अच्छा, इसको ना टैक्स वालों की WDV कहते हैं वैसे, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि टैक्स वालों के रूल्स लग रहे हैं ना यहाँ, इसको टैक्स वालों की WDV कहते हैं। अच्छा, क्या टैक्स वालों की BV?
नहीं बोलो टैक्स वालों की WDV। WDV। अच्छा अब मोहतरम कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 6 एसेट इज सोल्ड फॉर 170,000, तो कंसिडरेशन कितनी आ गई जी? 1,70,000। अच्छा जी WDV। WDV मोहतरम कैसे निकलेगी? मैं क्योंकि कंटिन्यू कर रहा हूं एग्जांपल 6 से, तो मेरा एसेट खरीदा कितने का था? 3 लाख का, और वैल्यू लूज करते 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 मैंने देखना है कितने पे आ गया। तो अभी अभी फॉर्मूला पढ़ के आया हूं WDV का, कॉस्ट माइनस अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन। तो व्हाट इज कॉस्ट? 3 लाख। व्हाट इज अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन? 10027, 30,000 और 30,000। 10027 और 30,000 और 30,000। ओके, ये जो भी जवाब आ जाएगा इसे हम क्या कहेंगे? कंसिडरेशन या WDV? WDV। फिर कंसिडरेशन और WDV का डिफरेंस लेंगे तो गेन या लॉस आ जाएगा। अच्छा ये ना वैसे लॉ में लॉजिक नहीं होती और हर जगह लॉजिक ढूंढने की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन यहाँ ना एक मसला है। मसला ये है कि लोगों ने ऐसे ही कुछ एतराज किया, फिर लॉ मेकर ने भी राय बदली अपनी। जैसे भी वो कहेगा हम कर लेंगे, हमें ज्यादा लॉजिक के पीछे जाने की जरूरत नहीं है। हल्की सी ऐसे ही बात कर लेता हूँ। अपना कैलकुलेशन अजीब सी हो गई है असल में। ये ना ये पूरी कैलकुलेशन अजीब सी है। देखने में तो कोई मसला नहीं लग रहा आपको। आप कह रहे हैं सर क्या अजीब है? 1,70,000 का बेचा है और खरीदा था 3 लाख का और अमोर्टाइज हो गया था इतने का। क्या किस कैलकुलेशन में अजीब है? हाँ मैंने माना अजीब कुछ नहीं है। इतने का बेचा है, इतने का खरीदा था, इतना डिप्रिशिएट हो गया है या अमोर्टाइज हो गया है। मसला इस कैलकुलेशन में ये आ गया है कि असल में कॉस्ट जो है ना, आपने पूरी 3 लाख पकड़ी हुई है, वो 60% नहीं है, और इंटेंजिबल भी पूरा वाला बेचा है। इसलिए कुछ लोगों ने लॉ मेकर को मशवरा दिया। अब लॉ के पीछे लॉजिक नहीं होती और ना अपने ग्रुप्स में पूछने की इसकी लॉजिक बता दें, और ना आज के बाद टैक्स की किसी कॉन्सेप्ट की मैं लॉजिक बताऊंगा, क्योंकि हमें तो हमारे टीचर ने पहले दिन क्लास में कह दिया था कि आपने लॉजिक नहीं पूछनी। ये CA फाइनल की बात कर रहा हूँ। CA फाइनल में नहीं लॉजिक आती तो CA इंटर में कहाँ से आ जाएगी? अच्छा, तो इस कैलकुलेशन को ना लोगों ने मशवरा दिया लॉ मेकर को, यार इसको सही करो। हमने कहा कैसे सही करें? कहते हैं मैं एक मशवरा देता हूँ where the intangible is not wholly used to derive income from business। जहां इंटेंजिबल सारा बिजनेस में यूज ना हो रहा हो। हमारी वाली एग्जांपल ना जो भी हम कर रहे हैं, एग्जांपल नंबर 7, तो जहां इंटेंजिबल पूरा बिजनेस में यूज ना हो रहा हो, तो क्या करें? द WDV एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो अगर इंटेंजिबल पूरा बिजनेस में यूज ना हो तो WDV ऐसे निकालो, द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल लेस amortization that would be allowed if the intangible was wholly used। समझ आ गया होगा, मेजॉरिटी को समझ आ गया होगा। that लॉजिक है नहीं है हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, इंग्लिश का फिक्रा मैं समझा रहा हूं। that would be allowed if the intangible was wholly used, वो amortization माइनस करो अगर इंटेंजिबल सारा यूज होता। हमने कहा ये क्या, हमने तो amortization सारी नहीं रिकॉर्ड की हुई, हमने तो 60% रिकॉर्ड की हुई है। कहते नहीं, जब WDV निकालनी है ना, WDV निकालने की अभी तो जरूरत आई नहीं थी मुझे क्योंकि मैं कॉस्ट पे रेट लगा रहा था। जब WDV निकालनी है बेचने के वक्त, तो इंटेंजिबल को आपने कैसे करना है? बोले हाँ, एज्यूम कर लो होली यूज हुआ है बिजनेस में। हमने कहा नहीं यूज हुआ, कहते हैं एज्यूम कर लो। हमने कहा नहीं यूज हुआ, एज्यूम कर लो। अच्छा फिर ना एक काम करना पड़ेगा पेपर में हमें, फिर काम ये करना पड़ेगा कि दोबारा अमोर्टाइजेशन निकालनी पड़ेगी। अब आई एम वेरी अनलकी कि मुझे एक वर्किंग करके ना दोबारा अमोर्टाइजेशन निकालनी पड़ेगी, 13 की, 14 की, 15 की, और अमोर्टाइजेशन में इसी तरह निकाल लेता हूँ। बस अब निकालना होगा तो 60% वाला फैक्टर मैं इग्नोर कर दूंगा। तो अगर होली यूज होता बिजनेस में तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 6। हाँ वो यार वो करने हैं, वो मतलब नहीं है कि यकम मार्च से नहीं खरीदा, वो करना है 60%। मैं कह रहा हूँ फैक्टर इग्नोर करें। 3 लाख डिवाइडेड बाय 6, तो टेक्स्ट में समझा करें करनी कैसे हैं चीजें, क्यों करनी है उसके पीछे ना पड़ा करें। हाँ जी बोले 1671 50,000 50,000। तो आप बता दें मैं कैसे निकालूं? 3 लाख माइनस इफ होली यूज, तो फिर कैलकुलेशन ऐसे होगी ना, माइनस दैट कम्स टू 183288 जी 13288 नेगेटिव। इट इज कॉल्ड लॉस। टैक्स की नजर में क्या आ गया? लॉस आ गया। ठीक है जी। अच्छा अब यहां पे जरा नोट नहीं करना आपने, 1 मिनट इधर आ जाए। मैं एक चीज नोट करता हूं, अगर आपको समझ आ गई तो इट्स इनफ, फिर आपको नोट करने की जरूरत नहीं।
दिल चाह रहा था कि 3 लाख में से माइनस करें 100 और अबू बकर नजर आ रहा है और 30,000, लेकिन दिल की मैंने नहीं माननी, मैंने क्या करना है, अमोर्टाइजेशन दोबारा निकालनी है, दोबारा निकालते हुए 60% वाला फैक्टर नहीं लगाना, और फिर जो ये वाली अमोर्टाइजेशन है जो होल ईयर वाली है, फिर ये माइनस करने की इजाजत है। क्या ले यार, व्हाइट बोर्ड पे कर दो, ऑनलाइन पॉज करके नोट करना है तो कर लें, वो उनकी मर्जी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये ना बात समझाने के लिए काफ़ी है। वापस ले आओ, आप लोगों ने भी तस्वीर खींचनी है, खींच लें। तो ये लिखना है, जरूर लिख लें। दिल चाह रहा था ये कैलकुलेशन करने को, लेकिन दिल की तो नहीं माननी होती है, दिल की नहीं माननी इस जगह पे। तो अजीब सी बात है, हार्ड टू क्रंच है, इसलिए मैंने आज के लिए रोक के रखी थी, कल मैंने नहीं बताई थी जाते जाते। हार्ड टू क्रंच है, जरा अजीब सी, कल बड़ी अच्छी बातें चल रही थी, कॉस्ट पकड़ो, लाइफ से डिवाइड कर दो, तो आज अजीब सी एक बात थी, बल्कि पूरे सेक्शन में ये एक अजीब सी बात है। एक और अजीब सी बात है कि अगर लाइफ पता ना हो तो 25 साल एज्यूम कर लो, लेकिन ये बात जरा आसान टू डाइजेस्ट है, ये थोड़ी सी मुश्किल टू डाइजेस्ट है, लेकिन हो गई है, अल्लाह का शुक्र है, समझ आ गई है। अच्छा एक बात जरा मुझे बताइएगा, वैसे एक फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन पूछ रहा हूँ आपसे कि जब अभी तो न्यूमेरिकल्स हमने करने शुरू करे हैं ना बिजनेस के, हमने अभी करने नहीं शुरू किए, जब कभी न्यूमेरिकल्स आपको मैं कराऊंगा बिजनेस के, तो मुझे ये बता दें एसेट खरीदा कब है, 13, 14, 15 और 16 की बात करूं तो 13 में खरीदा, तो इधर देखें ना, 13 में खरीदा, तो इस साल खर्चे में कितना डालने देंगे टैक्स वाले, 10027, और अगले साल क्योंकि यार 60% यूज हो रहा है ना, और अगले साल खर्चे में कितना डालने देंगे, और इस खर्चे का नाम क्या होगा, अमोर्टाइजेशन। मैं नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा, बस खर्चे में डालने देंगे। और इस साल लॉस कितना रिकॉर्ड करने देंगे टैक्स वाले, तो लॉस रिकॉर्ड करने के लिए हमने ये स्यापा प्रोग्राम किया, वरना ये स्यापा प्रोग्राम करना मकसूद नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले सालों की अमोर्टाइजेशन भी मैं कह रहा हूं बदल दें, पिछले सालों की अमोर्टाइजेशन जो चार्ज हो चुकी वो हो चुकी। तो जब टैक्स के बड़े बड़े न्यूमेरिकल आएंगे, 4 सालों का न्यूमेरिकल तो पेपर में आना नहीं, वैसे बात कर रहा हूं, जब टैक्स का बड़ा न्यूमेरिकल आए और 4 सालों की मैं बात करूं, तो हर साल खर्चे में वही 60% जा रहा होगा, लेकिन बेचने के साल में लॉस निकालने का थोड़ा अजीब सा तरीका है। तो लॉस कितना है, 1288। ये तो बात किसको समझ आ गई है जो मैंने किया, हर साल खर्चे में तो 60% वाला ही डाला, लेकिन बेचने के साल में लॉस जरा अजीब तरीके से निकाला है, बेचने के साल में लॉस जरा अजीब तरीके से निकाला। उस वक्त एज्यूम किया कि एसेट क्या है, पूरा 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 बिजनेस में इस्तेमाल हुआ है, पूरे साल का लफ्ज ना बोलो, एसेट पूरा बिजनेस में इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो देखें ऊपर अजीब सी बात है, ऊपर अमोर्टाइजेशन पड़ी हुई है ये, और हम माइनस कर रहे हैं, ये रीजन समझ आ गई ना, 30 माइनस नहीं करनी, बल्कि कितनी माइनस करनी है, 50 माइनस करनी है। तो ये ना एग्जांपल 7 है, where intangible is not wholly used, तो क्या करें, the WDV shall be calculated as follows, the cost and amortization that would be allowed if the intangible was wholly used। अच्छा यार एक सेक्शन है कंसिडरेशन रिसीव्ड का, कंसिडरेशन रिसीव्ड कैसे निकलती है, कहते हैं वो सेक्शन 77 है। अच्छा मेहरबानी आपने नंबर याद करा दिया, हमने याद वैसे करना नहीं था नंबर, छोड़ें इसको, सेक्शन 77 में देखेंगे पॉइंट बी को। ओवर जी, इंटेंजिबल खत्म हो गए। तो मैंने सोचा था आप जरा तशरीफ ले आए, क्योंकि आपके बगैर क्लास सुनी आपके बगैर क्लास सुनी लग रही थी, तो दिल भी नहीं लग रहा था मेरा क्लास में। तो हाँ बाकियों के बगैर भी भाई धड़ाधड़ मोबाइल में लगे हुए बच्चे। कुछ पेज 134 पे आ जाइए, डेप्रिसिएशन शुरू करनी है आज हमने। डेप्रिसिएशन हाथ फेरे ना सफे पे, डेप्रिसिएशन वापस आ जाना, पेज नंबर 120 134 134 डेप्रिसिएशन। इंटेंजिबल्स के ऊपर ना एक डब्बा सा बना हुआ है, वो डब्बा आपने अभी नहीं पढ़ना, जब ये हम पढ़ लेंगे फिर वो डब्बा पढ़ाऊंगा, इस डब्बे को भी अभी बाद में पढ़ेंगे। ये समरी है जरा। डेप्रिशिएबल एसेट्स क्या होते हैं, डेप्रिशिएबल एसेट मींस एनी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। टेंजिबल मूवेबल, टेंजिबल क्या होती है, जिसको टच किया जा सके, जैसे बिल्डिंग है टच किया जा सकता है, प्लांट है, कंप्यूटर है, मूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन यार कंप्यूटर है या प्लांट है वो तो मूवेबल है, लेकिन आपको पता है बिल्डिंग को भी तो डेप्रिशिएट किया जाता है ना, तो इसलिए खाली मूवेबल प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए आपने खरीद सकते हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टी भी। तो बिजनेस के लिए प्लांट खरीदा, फर्नीचर खरीदा, या बिजनेस के लिए बिल्डिंग खरीदी, लिख नहीं रहे आप मूवेबल प्रॉपर्टी, प्लांट, फर्नीचर, इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिल्डिंग। तो नहीं शर्माते हैं क्या, घर वालों ने मना कर दिया था, तो देखा करो लेक्चर, लिखा ना करो। अदर देन
अदर देन दल दल दलदल कहते हैं उसको डेप्रिशिएट ना करना, वो ऑलरेडी उसमें आप बैठोगे तो डेप्रिशिएट हो जाओगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपने। तो क्योंकि दलदल पे करना क्या आपने, जाके क्रिकेट भी नहीं खेल सकते, डेप्रिशिएट बैठ ही गए हैं जिसके गाड़ी बैठ गई। मींस एनी टेंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट ऑन इमूवेबल। ये स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट क्या होती है? स्ट्रक्चरल बोले, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट। ये स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट क्या होती है? स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट होती है, नहीं, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट होती है रोड बिल्डिंग तो ठीक है ना, रोड, ड्राइववे, कार पार्किंग, रेलवे लाइन, ब्रिज, टनल, एयरपोर्ट, रनवे, कैनाल, फेंस, वाटर, सीवरेज, पाइपें, ड्रेनेज, लैंडस्केपिंग और डैम। कोशिश कीजिएगा इनमें से कोई 12-13 नाम आपको याद रह जाए, वैसे हैं ही 8-9, चलें बहरहाल। तो ऐसी ही कुछ कहानी से बना लीजिएगा, कोई गेम खेल लीजिएगा। रोड पे बंदा जा रहा था, आगे ड्राइववे आ गई, तो कार पार्किंग के अंदर जब आया तो आगे रेलवे लाइन से होता हुआ ब्रिज में गिरा, तो टनल में से गिरते हुए एयरपोर्ट की रनवे पे जब पहुंचा तो जंगले में फंस गया, तो जंगले में जब फंसा तो आगे वाटर और सीवरेज की पाइपों से निकलते हुए ड्रेन हो गया, और ड्रेन होकर एक लैंडस्केप में पहुंच गया, और अब इस वक्त डैम में पाया जाता है। कोई बंदा हाँ बच गया अल्हम्दुलिल्लाह, कार्टून चल रहे हैं। डेप्रिशिएबल एसेट मींस एनी टेंजेबल मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट। स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट का मतलब है कि ब्रिजेस को भी डेप्रिशिएट किया जाता है, एयरपोर्ट रनवेज को भी डेप्रिशिएट किया जाता है, सड़कों को भी डेप्रिशिएट किया जाता है। और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट ऑन, सड़क की भी लाइफ होती है आपको पता है। और स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी ओन्ड बाय पर्सन। जाहिर बात है यार, इस चीज को आप ओन कर रहे होंगे तो डेप्रिशिएट करेंगे, अगर ओन नहीं करे तो डेप्रिशिएट काहेगा। तो डेप्रिशिएबल एसेट्स में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंट्रो के टीचर आपको बताते थे। डेप्रिशिएबल एसेट जो है उसकी लाइफ एक साल से ज्यादा होती है और इस्तेमाल करने से अपनी वैल्यू लूज करता है, या फिर कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह वो कंप्यूटर हार्डवेयर ऑब्सोलीट हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो लैपटॉप का जमाना आ गया। एंड इज यूज्ड होली और पार्टली इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, या सारा बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा हो या थोड़ा सा बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा हो। बट शैल नॉट इंक्लूड एनी प्रॉपर्टी, ये आपको मैंने कल पढ़ाया था, आज इसमें मैं दोबारा जरा बहस करूंगा। बट शैल नॉट इंक्लूड एनी प्रॉपर्टी फॉर विच फुल कॉस्ट ऑफ एसेट इज अलाउड as deduction in the year of purchase, for which full cost of asset is allowed as deduction in the year of purchase। ये अंग्रेजी ना मैं कल वाली कॉपी कर लाया हूं भाई, आपको लेके जाना था, आप नाराज हो गए। चले ना जी, ले जाओ मुझे, आ जाए इधर आ जाए। ओके ये वाली ना, ये इस बात की एग्जांपल है। हुकूमत आपके पास हुकूमत ने आगे कहा ये क्या है? हुकूमत की हो गया, बिल्डिंग है। अच्छा मैं पूछ रहा था नहीं क्या करना है आपने, इधर बच्चों को सीए कराना है, आपने इधर जनरल स्टोर बनाना है? नहीं, हमने डेंगू की वैक्सीन बनानी है। लेवल है यार आपका, लेवल है आपका। कोई साइंसदान अरेंज कर लिए हैं? जी बिल्कुल, बाहर से आ रहे हैं। हुकूमत आपको खुश होकर कहे यार कितने की बिल्डिंग बनाई है, आप कहेंगे 1 करोड़ की, हुकूमत कहेंगे सारी को खर्चे में, सारी को खर्चे में डाल लूं, कसम इमरान खान, कसम से सारी बिल्डिंग को खर्चे में डाल लो। असल में ये ना बेनिफिट होता है, जब आप सारी बिल्डिंग को खर्चे में डालते हैं तो आपके प्रॉफिट्स बहुत कम हो जाते हैं, फिर आपको कम टैक्स देना पड़ता है। अब ये ना कहिएगा लॉस भी आ सकता है, लॉसेस के चैप्टर में देखेंगे, लॉस आ जाए तो क्या करना है। अभी जो आया ही नहीं उसकी फिक्र क्या, लॉस आएगा तो इंशाल्लाह देखेंगे, लॉस आएगा तो देखेंगे। तो इफ यू बाय अ स्पेसिफिक बिल्डिंग, अगर आप स्पेसिफिक बिल्डिंग क्या कर लें, बाय स्पेसिफिक मींस कोई भी हो सकती है जो लॉ मेकर कह दे, खुश होके हमसे। इस वक्त लॉ में इस बिल्डिंग की कोई मिसाल नहीं है हमारे सिलेबस में, लेकिन एक लॉ की लाइन है, वो तो समझाने के लिए मुझे कोई ना कोई मिसाल बनानी पड़ेगी। इफ यू बाय अ स्पेसिफिक बिल्डिंग टेक फुल कॉस्ट डायरेक्टली टू, लेकिन ये टैक्स वाले बड़े रेयर सर्कमस्टांस में ऐसा कहेंगे, मेरा नहीं ख्याल टैक्स वाले को कहते हैं, और मुझे मिसाल तो वैसी कोई जहन में नहीं आ रही जिसमें एफबीआर वाले इतने रहम दिल हुए हों, लेकिन लॉ मेकर ने, लॉ बनाने वाले ने ये लाइन जरूर रखी हुई है, ताकि अगर कभी लोगों टैक्स वालों का दिल चाहे कि पूरे एसेट को खरीद के किस में डाल दें, खर्चे में डाल दें। देखिए पूरे एसेट को खर्चे में नहीं डाला जाता, आज जो इंटेंजिबल था उस पूरे को खर्चे में डाले थे, या थोड़ा थोड़ा करके 3-4 साल मैंने आपके सामने भी बनाए थे, पूरे को खर्चे में डाले थे, थोड़ा थोड़ा करके खर्चे में डाल, बोले थोड़ा थोड़ा करके खर्चे में डाल रहे थे। लेकिन अगर कभी लॉ मेकर खुद कह दे कि ऐसा एसेट, अब उसको आप डेप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसको भी डेप्रिशिएट नहीं करेंगे ना। अगर आपने करोड़ रुपए की बिल्डिंग खरीदी, पहले साल ही खर्चे में डल गई, तो इज इट डेप्रिशिएबल? इज इट, ये इस काबिल है कि इसको डेप्रिशिएट किया जाए? वो तो पहले साल ही 100% डेप्रिशिएट होगी एक तरह की। तो बट शैल नॉट इंक्लूड, यानी डेप्रिशिएबल एसेट में एक चीज शामिल नहीं है, एनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, मशीनरी, कुछ भी, एनी प्रॉपर्टी फॉर विच 100% कॉस्ट इज अलाउड एज खर्चा, लेकिन किस साल? इन द ईयर ऑफ परचेज। परचेज करते ही हुकूमत आपसे खुश हुई और पूरी बिल्डिंग को कहां डालने दिया? खर्चे में। नोट कर लें, ये बात 4 दफा मैंने आपको नोट करवानी है, 1 दफा कल इंटेंजिबल में नोट करवाई है और 1 दफा आज इधर नोट करवा रहा हूं, 2 दफा भी और नोट करवानी है। ये बात लॉ में 4 जगह लिखी हुई है। हाँ, अकाउंटिंग वाले तो डेप्रिशिएट करेंगे,
इन रेयर सर्कमस्टांस टैक्स वाले के आगे लिख दें, कह सकते हैं, टैक्स वाले कह सकते हैं, इफ यू बाय अ स्पेसिफिक बिल्डिंग टेक फुल कॉस्ट डायरेक्टली टू किस साल, इन द ईयर ऑफ परचेज। आप लोग भी साथ रह रहे कि ये परचेज हुआ है, वरना पहले मैं भी परचेज ही कहता था जब मैंने सीए किया था। अच्छा जी, ये अगली लाइन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, चलें छोड़ें इसको, अभी बाद में पढ़ लेंगे। अभी ना आज बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है आपसे कि डेप्रिशिएबल एसेट्स कितने किस्म के हैं, डेप्रिशिएबल एसेट्स कितने किस्म के हैं। इस बात को छोड़ें, अभी मैंने क्या लिखा हुआ है, जहां जहां मैं उंगली रखूं आपने वहां वहां देखना है। 4 नाम याद, चले मैं ऊपर कर देता हूं, 4 नाम याद कर लें अभी। गाड़ी, जहां जहां मेरी उंगली जा रही हो, गाड़ी, फर्नीचर, सेकेंड हैंड प्लांट परचेज्ड फ्रॉम पाकिस्तान, और बिल्डिंग। अब ये 4 नाम याद कर लें, और इसमें ना कुछ चीजें नहीं आई, मिसाल के तौर पे इसमें न्यू प्लांट नहीं आया। ये 4 चीजें हैं ना, ये 4 चीजें हैं, 4 चीजों के नाम याद करें। ये गाड़ी, फर्नीचर, सेकेंड हैंड प्लांट। सेकेंड हैंड प्लांट क्या होता है, नया या यूज्ड प्लांट। परचेज कहां से किया, पाकिस्तान से किया। अब अभी ये सवाल ना पूछिएगा अगर बाहर से परचेज कर लिया, इंशाल्लाह कल मैं बातें करूंगा सारी, थोड़ा सब्र किया करें, आगे चलने दिया करें चीजों को। सेकेंड हैंड प्लांट परचेज फ्रॉम पाकिस्तान और बिल्डिंग, ये 4 चीजें ऐसी हैं कि ये एलिजिबल नहीं है। ये क्या है, अब आप कहेंगे किस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है, मैं बता देता हूं। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो एलिजिबल नहीं है, और अगर इन 4 के अलावा आप कोई चीज खरीद लें, फिलहाल मैं इसकी कोई मिसाल नहीं दे रहा और ना मुझे इसकी मिसाल देनी है, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह काफी मिसालें आएंगी। तो इन 4 के अलावा अगर आप कोई चीज खरीद लें, मिसाल के तौर पे मैंने एक मिसाल दे देता हूं, नया प्लांट खरीद लें, तो वो तो फिर इधर नहीं आएगा, सेकंड हैंड तो नहीं है वो, तो वो एलिजिबल है। वो क्या है, अब सवाल ये है कि एलिजिबल फॉर व्हाट, किस चीज के लिए एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस चीज के लिए आप इसे एलिजिबल कर रहे हैं। तो मोहतरम, डेप्रिसिएशन के ना 2 नाम है, एक डेप्रिसिएशन का नाम है डेप्रिसिएशन और एक डेप्रिसिएशन का नाम है इनिशियल अलाउंस। ये दोनों बहनें हैं आपस में। अब सवाल ये है कि जो एसेट्स एलिजिबल है ना, उनको जब आप खरीदेंगे तो पहले साल डबल डेप्रिशिएट करना है, पहले साल डबल डेप्रिशिएट करना है। लेकिन डबल डेप्रिसिएशन में फिर एक डेप्रिसिएशन का नाम लॉ मेकर को मजबूरन अलग रखना पड़ा, उस डेप्रिसिएशन का नाम उसने रख दिया, क्योंकि जैसे पहले साल ही माइनस होता है, इसलिए इनिशियल नाम इसके लफ्ज के साथ लिखा हुआ है। तो पहले साल आप डबल डेप्रिशिएट करें, पहले डेप्रिसिएशन का नाम क्या होगा और दूसरे डेप्रिसिएशन का नाम डेप्रिसिएशन, लेकिन अगले साल से डेप्रिशिएट करें और डबल डेप्रिशिएट करने की जरूरत। लेकिन अगर इन चीजों को आप बाय करें तो दीज आर नॉट एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस, इन पे इनिशियल अलाउंस नहीं माइनस हो सकता। तो फिर पहले साल भी क्या करें और अगले सालों में भी। अब इसके न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, ऐसे ज़बानी कलामी नहीं बातें समझ आनी, बहरहाल नोट कर लें, यू शुड नॉट टेक मोर देन 1 मिनट, ट्राई टू नोट इट डाउन इन 60 सेकेंड्स टुडे। पहले ना मैं जरा खुला कर देता हूं, ये पहले प्लानिंग कर लें। 3 कॉलम बनेंगे, 1 2 3, 3 कॉलम बनेंगे। पहले 2 कॉलम जरा मैं खुले कर दूं, पहले वो नोट कर लें। एलिजिबल फॉर व्हाट, एलिजिबल फॉर इनिशियल अलाउंस। नीचे वाला मैं खोलता हूं अभी, बस टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी करें। ओके, किन एसेट्स पे किस साल डबल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी? एलिजिबल वालों पर पहले साल डबल डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगी। तो एक डेप्रिसिएशन का नाम क्या रख दें, फिर डेप्रिसिएशन से बदल दें थोड़ा सा, इनिशियल अलाउंस। और ये जो एलिजिबल वाले हैं, इन पे अगले सालों में सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर क्या होगा, सिर्फ डेप्रिसिएशन। ओके,
चलें जी, डन। अच्छा यार, ये 2-3 लाइनें हैं बीच में, वो इंशाल्लाह मैं पढ़ा दूंगा आपको। पहले डेफिनेशन के रेट जरा देख लें। अच्छा, ये रेट आपने याद नहीं करने, ये रेट पेपर में गिवन होंगे। असल में ना अकाउंटिंग की क्लास में भी रेट गिवन होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग वाले ना कुछ एसेट्स बिल्डिंग्स को स्ट्रेट लाइन पे डेप्रिशिएट करते हैं, कुछ को WDV पे करते हैं। टैक्स वाले जो है ना बड़े क्लियर हैं, वो कहते हैं डेप्रिसिएशन हो तो WDV पे, बस बात ही मुक गई। बोले बोले शेर का एक मिसरा बोले, आज़ाद शायरी चले, डेप्रिसिएशन हो तो WDV पे। लेकिन किन की नज़र में? टैक्स वालों की नज़र में। अकाउंटिंग वालों की नज़र में बात नहीं करा, वो अकाउंटिंग के टीचर के लिए उनसे रुजू करें, वो डॉक्टर अलग है। इधर हार्ट का इलाज हो रहा है। द डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द रेट ऑन द ओपनिंग बीवी। साल के शुरू वाली बीवी पे रेट लगाना है। तो ओपनिंग WDV पे रेट लगाते हैं या क्लोजिंग WDV पे? ओपनिंग बीवी हो तो रेट लगाएंगे ना आप डेप्रिसिएशन का। फॉलोइंग आर द रेट्स। बिल्डिंग के लिए नहीं, बिल्डिंग के लिए ऑल टाइप्स नहीं, बिल्डिंग के लिए 10%। ऑल टाइप्स का क्या मतलब है? कोई बिल्डिंग जो है वो फैक्ट्री की होगी, कोई बिल्डिंग एडमिन डिपार्टमेंट की होगी, कोई बिल्डिंग सेल्स ऑफिस की होगी, जो मर्जी बिल्डिंग हो, तो बिल्डिंग हर किस्म की पे कितने % रेट? फर्नीचर पे, प्लांट एंड मशीनरी, जनरल पता है क्यों लिखा है? ये मैं नीचे बताऊंगा, क्योंकि नीचे डॉलर्स नहीं आने, सॉरी, ये मैं बताऊंगा जनरल क्यों लिखा है। मोटर व्हीकलों पे, बोले शिप्स पे, ये लाइब्रेरीज वगैरह में ना टेक्निकल और प्रोफेशनल बुक्स पड़ी होती हैं लाइब्रेरीज में, इन पे कितने %? 15%। कंप्यूटर्स पर एंड उससे मिलते जुलते आइटम, मिसाल के तौर पे प्रिंटर, मॉनिटर, चूहा, माउस, कीबोर्ड एंड IT रिलेटेड प्लांट। असल में ना प्लांट जनरल उसने इसलिए लिखा था यहाँ IT वाला प्लांट शामिल है, तो कंप्यूटर भी और वो प्लांट जिससे कंप्यूटर बन रहे हैं, उन प्लांट्स को भी आपने कितने % पे डेप्रिशिएट करना है? 30% पे। ये जहाज, सॉरी जहाज कितने % पे? हर साल आपने जहाजों को कितने % डेप्रिशिएट कर दिया करना है? 30%। ओके, क्लियर? अच्छा, एक और चीज है, वो ये है, वो ना पहले साल के लिए है। एक बात क्या हो गई, एलिजिबल और नॉट एलिजिबल। दूसरी बात क्या हो गई, WDV पे रेट लगाना है। तीसरी बात अब आपसे करने लगा हूं, तीसरी बात, अब ये आपने जो है वो जगा देने सोचता हूं, तीसरी बात करने लगा हूं। चाहे WDV मेथड हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, आपको पता है पहले साल तो कॉस्ट पे रेट लगता है। अच्छा, एक मैंने एसेट खरीदा, बाय किया 100 रुपए का, ठीक है, ये कौन सी तारीख बनेगी बोले? नहीं, ये ईयर एंड है, स्टार्ट ऑफ ईयर है, कौन सी तारीख बनेगी? 31 दिसंबर वाले अभी बैठे हुए हैं, अब आप उनकी टेंशन ना लें, अब पानी सर से गुजर चुका है, उनको पूरी जिंदगी समझ नहीं आना 30 जून ईयर एंड होता है, उनकी बिल्कुल टेंशन ना लें। अब उनको सही भी ना कराया करें, कोई 31 दिसंबर बोल देना, तुम देख के इग्नोर कर दिया करें, या तेरा मामला अल्लाह के साथ है। बस अब हमने अपनी इज्जत पूरी कर दी है, तुझे नहीं समझ आ सकता। अच्छा जी, तो ईयर एंड कौन सा जी हमारा? 30 जून, और शुरू कब हुआ? 1 जुलाई 12 को। अच्छा, अगर मैं एसेट खरीद लूं इस दिन 1 जुलाई 12 को, और मिसाल के तौर पे वो एसेट जो है वो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के लिए क्या रेट अभी देख के आए आप? चले मैं दिखाता हूं आपके लिए, क्या रेट देख के आए हैं? 10%। तो आप 100 पे क्या लगाएंगे? 10%। क्लियर? अच्छा, अगर आप बिल्डिंग बाय कर लें 1 अक्टूबर को, तो 9 महीने इस्तेमाल हुई या पूरा साल? तो 9 महीने भी कुछ को समझ नहीं आता, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, 3 महीने ये हो गए, 6 महीने आगे के डालें 9, तो 9 महीने इस्तेमाल हुआ। तो इधर देखें ना, अगर इधर देखें तो इंटू 10% इंटू 9/12, ये आप लोगों ने शायद इंट्रो में FR1 में सीखा हुआ है। अच्छा, इंटू 9/12। सिमिलरली, नहीं सबर, ये यहाँ पे डेज पे नहीं जाना। और अगर आपने 1 जनवरी को बाय किया, इंटू 6/12। और अगर आपने बाय किया 1 अप्रैल को, तो अप्रैल, मई, जून, कितने महीने? 3 महीने, इंटू 3/12। क्लियर? ये जो सारी मैंने बातें की थी, ये सारी की सारी लॉजिक पे बेस करी थी, अकाउंटिंग पे बेस करी थी, ये सारी बातें गलत थी। लॉ मेकर एक नया फिरका लेके आया, फिरका शदीदिया, एक नया फिरका लेके आया। उसने कहा अगर आप 1 जुलाई को खरीदो ना
तो 6/12 कर दो। हमने कहा कहते हैं अगर आप यकम अक्टूबर को खरीदो ना तो भी 6/12 ही कर दो। हमने कहा इतनी मोहब्बत 6/12 से? हमने कहा ये तो दीवाना वार मोहब्बत है, हकीकत तो है 9 महीने इस्तेमाल हुआ। चुप। अच्छा। कहते हैं अगर आप यकम जनवरी को खरीदो ना तो भी 6/12 कर दो। ठीक है ये तो चलो। कहते हैं आप यकम मार्च को खरीदो ना तो भी 6/12 कर दो। ऐसी दीवानी मोहब्बत। कहते हैं अगर आप यकम अप्रैल को खरीदो ना तो भी 6/12 कर दो। हमने कहा अगर हम 29 जून को खरीदें तो भी 6/12 कर दो। रिलैक्स, तो भी 6/12 कर दो। लेकिन इसने 6/12 को ना 6/12 नहीं किया, इसने इसका नाम एक फैक्टर रखा है 50% फैक्टर। 50% फैक्टर तो पता नहीं अकाउंटिंग के टीचर कभी पढ़ाते थे जिंदगी में खरीदने के साल में पूरा डेप्रिशिएट करो, तो ये कह रहे हैं खरीदने के साल में आधा डेप्रिशिएट करो, शायद कुछ इस किस्म की बात करना चाह रहे हैं। बहरहाल वट एवर द डेट ऑफ परचेज में बी, उर्दू में बातें करते हैं सॉरी, बहरहाल जो भी डेट ऑफ परचेज हो इस बात को आपने साइड पे फेंक देना है। और ये 50% वाला फैक्टर भी ना सिर्फ खरीदने के साल के लिए है। ये 50% वाला फैक्टर भी सिर्फ, और ये 50% वाला फैक्टर एलिजिबल नॉट एलिजिबल सब पे है। 50% वाला फैक्टर चेंज नहीं है, और ये 50% वाला फैक्टर जो है वो सबके लिए है, चाहे एसेट एलिजिबल है चाहे नॉट एलिजिबल है। तो खरीदने के साल में 9/12, 10/12, 6/12, 8/12 करना है या 50%। 50% एक फैक्टर नाम इसका रख दें, जो मर्जी रख दें, 6/12 बैक एंड पे जहन में रख लें, लेकिन फेस पे आपने 50% लिखना है। ठीक है, कई दफा आप कर कुछ छोड़ रहे होते हैं, सोच कुछ छोड़ रहे होते हैं, तो सोच रहे हो 6/12 और कर पेपर में कितना रहे हो 50%। तो ये 50% फैक्टर आपने जरूर लगाया करना। नहीं नोट करने की जरूरत नहीं, इतनी रिवीजन होनी है आज और कल 50% फैक्टर की, लेकिन ये खरीदने के साल वाला है, ये खरीदने के साल लगेगा। ये पढ़ लें यार, इसको पहले फारक करें साथ ही, पेज 134। If a depreciable asset is used in personal business for the first time in a year, first time कब यूज होता है, पहले साल या दूसरे साल बिजनेस के? पहले साल। If a depreciable asset is used for the first time in a year, यार इसको ब्रैकेट में ले लें, ये ना रूल जो 50% वाला आया है, ये ना 1 जुलाई 20 के बाद आया है, इसको ब्रैकेट में ले लें, छोड़ें इसको, पॉकेट कर लें इसको भी, छोड़ें पर ये किसी दिन पढ़ा दूंगा पढ़ाने की, ब्रैकेट में ले लें। If a depreciable is used in personal business for the first time in a year, first time कौन सा होता है यार? हाँ एक्सेलेंट, ईयर ऑफ परचेज किसी ने अच्छा लफ्ज बोला है, आई रियली लाइक्ड, ईयर ऑफ परचेज को कहते हैं। इफ अ डेप्रिशिएबल एसेट इज यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम, लिख लें ईयर ऑफ परचेज, फॉर फर्स्ट टाइम इन अ ईयर, डेप्रिसिएशन रिडक्शन शैल बी रिड्यूस्ड बाय 50। डेप्रिसिएशन कितनी कर दी जाएगी? आधी कर दी जाएगी। तो पहले तो आप 10% लगा के पूरी निकालेंगे ना, और फिर उसको 50% लगा के क्या कर देंगे? आधा। लेकिन हर साल या खरीदने के साल? और इसमें कोई लिखा हुआ एलिजिबल नॉट एलिजिबल का लफ्ज या सारे एसेट्स? सारे एसेट्स, उनको कितने % फैक्टर लगा दिया करेंगे? 50%। अब एक चीज छोटी सी और रह गई, ये तो एक फैक्टर है, ये तो एक फैक्टर है, ये कोई रेट नहीं है 6/12 जिससे आप कह सकते हैं, ये तो एक फैक्टर है। एक चीज और रह गई, ये जो रेट्स है ना, ये डेप्रिसिएशन के हैं। ये रेट्स किसके हैं? डेप्रिसिएशन के। किसका रेट मैंने आपको नहीं बताया? डेप्रिसिएशन की बहन इनिशियल अलाउंस, इसका रेट मिसिंग है अभी तक, तो इसका रेट इंशाल्लाह कल देखेंगे, इसका रेट कल देखेंगे। अभी सिर्फ एक मैं न्यूमेरिकल कराने लगा हूं, न्यूमेरिकल कराने लगा हूं। अब इस न्यूमेरिकल में ना आपने सारे रूल्स लगाने हैं जो मैंने आपको पढ़ा दिए, तरतीब से चलिएगा और सारे रूल्स एक एक करके सोचिएगा। इसके सॉल्यूशन को मैं छुपा देता हूं। ओके जी, कैलकुलेटर हाथों में हो। मिस्टर उमर परचेज्ड अ फर्नीचर। चलें जी, पहले तो एक बहस शुरू करते हैं यार। फर्नीचर, डब्बे में ले लें किसको? फर्नीचर को। फर्नीचर जो है वो बताएं जी किस लिस्ट में आ रहा है। अब जना इस टेबल को अप्लाई करना सीखें, लेकिन आज व्हाट्सएप ग्रुप में कोई सवाल नहीं पूछना, कल इस टेबल की रिवीजन होगी, तो कल पूरा दिन ही शायद इसकी रिवीजन पे लग जाए, तो इसलिए प्लीज अभी कोई सवाल नहीं लूंगा मैं। एसेट का नाम बोलें, फर्नीचर। कैटेगरी बोलें, नॉट एलिजिबल फॉर व्हाट? इस पे इनिशियल अलाउंस नहीं निकालना, इसलिए इनिशियल अलाउंस का रेट भी मैंने आपको फिलहाल आज नहीं बताया। इस पे क्या निकालनी है? किस साल? पहले साल। और अगले साल भी? ये पहली बात होगी। दूसरी बात, तरतीब से चलें। फर्नीचर का रेट पेपर में गिवन होगा, याद नहीं करना, रेट 15%। लेकिन पहले साल एक और काम करना है, वो इनिशियल अलाउंस नहीं, मैं इसको कहूंगा 50% को 6/12, 6/12 कह देता हूं। पहले साल एक काम करना है, कितने बड़ा 12? 6/12। 6/12 वाला फैक्टर पहले साल जरूर लगाना है, जिसको असल में 50% कहेंगे हम। तो वैसे बता दें, वैसे रेट क्या डेप्रिसिएशन का? 15%। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। बोले हजरात कॉस्ट। अच्छा उसने कॉस्ट बोला है, आई रियली लाइक यू। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन बोले 30 जून
21 और यार ये तो मई में कोई 17 दिन और जून में 1 महीना इस्तेमाल हुआ है, ये तो 1 महीने 17 दिन इस्तेमाल हुआ है। तो इस बात को देखें या 6/12 लगा दें जो करें, 6/12 असल में 50% समझ लें। तो वैसे मुझे बताएं पूरे साल की डिडक्शन कैसे आएगी? 50,000 इंटू 15% रेट है इसका, सॉरी 15%। लेकिन यार मुझे पूरे साल की डिडक्शन नहीं चाहिए, मुझे 6 महीने की चाहिए। हालांकि एसेट 1.5 महीना इस्तेमाल हुआ है, मुझे 6 महीने की चाहिए। 6 महीने का मतलब है कितना परसेंट फैक्टर? 37 यार। लेकिन बट आई नीड बीवी नाउ फॉर अप्लाइंग द रेट। कॉस्ट पे रेट नहीं लगेगा, कॉस्ट पे रेट नहीं लगेगा। सो प्लीज कैलकुलेट द बीवी। 46 ये बीवी किसकी नजर में है? टैक्स वालों की नजर में। अकाउंटिंग के टीचर पता नहीं क्या कैलकुलेट करें। ओके छिक के रखें आगे, डेप्रिसिएशन निकालें अगले साल की। 30 जून किस पे रेट लगाऊं, कॉस्ट पे या WDV पे? क्या WDV है? 4625 और रेट कितने परसेंट? 6938। दोबारा बार बार बीवी निकालनी पड़ेगी। 3931 बोले क्या हो गया आज? अच्छा ओहो आतिफ को बुलाओ, उसको जो काम करना शुरू करे जल्दी से, बाकी बुलाओ। आगे चलें जी। लेस डेप्रिसिएशन 30 जून 2023 पकड़े जी। 39,312 को इंटू कितने परसेंट? क्या 5897। छोड़े फिर यार, इस बीवी को क्या करना है? रिक्वायरमेंट क्या सवाल की? डेप्रिसिएशन निकाली 3 सालों की। इस बीवी को छोड़े, पर इस बीवी को क्या करना है? सोल्यूशन में निकली हुई है, ऐसे छोड़ने पर इसकी कोई जरूरत नहीं है। बहरहाल एक बात पता होनी चाहिए कि अब इस पे अगले साल की डेप्रिसिएशन निकलेगी। सो हाउ वाज इट गाइस? ओके नाइस गाय, ठीक था, अच्छा था। ओके अब आ जाए जी वापस पेज 134 पे, और 134 पे आके पॉइंट नंबर 1 पढ़ लेते हैं। ये इंशाल्लाह ना अजीब सी कुछ चीज़ है, ये कल पढ़ लेंगे। जज़ाकल्लाह, बैठ से। आ डेप्रिसिएशन डिडक्शन shall be allowed on page 134 used by the person। आज अफसोस की बात है, कुछ याद करने वाला खास नहीं है आपको। अकेले में बैठ के कहीं घर में स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट की डेफिनेशन याद करनी है और घर वालों के साथ बैठ के डेप्रिसिएबल एसेट की। तो बस ये आपने कोई 2-3 चीजें, इंटेंजिबल्स की तो 3-4 लाइनें हैं। तो if a depreciable asset is used in, आज होमवर्क कोई नहीं है। If a depreciable asset is used in personal business for the first time in a year commencing on or after Yekam July, depreciation reduction shall be reduced by 50%। और अगली बार depreciation reduction shall be allowed on depreciable assets used by a person। बस अब बिजनेस में जो भी एसेट यूज कर रहे हैं सबके ऊपर क्या माइनस करने की इजाजत है? बोले डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत है। अच्छा आखिरी बात, हाँ बस जी मोहतरम, होली और पार्टली का तो करेंगे सवाल इंशाल्लाह, पूरा बिजनेस में यूज हो रहा हो या थोड़ा सा। हाँ आखिरी बात ये करनी थी यार, मैंने दोबारा बताया, आप तरतीब क्या चली? एसेट का नाम क्या था? फर्नीचर। तो नॉट एलिजिबल फॉर, तो आपको पता है पहले साल भी हमने डेप्रिशिएट किया है और दूसरे साल और तीसरे साल और चौथे साल भी हमने डेप्रिशिएट किया है। ये जरा देखें, नजर मारें इसको इस एंगल से। अब 21 का साल, 22 का साल और 21 के साल में हमने डबल डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड नहीं की, एक दफा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड की है। और 6/12 का फैक्टर लगाया या 50% का? बंद करो, ओवर क्लास।